बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शफ़क़त हुसैन और मैं इस वक्त सूबा पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन होम डिपार्टमेंट मुमताज़ शायर, सूफ़ी, मनश, दरवेश और दिल में खौफ खुदा रखने वाले सरकारी अफसर और बहुत इंतहाई नस्तालीक और ख़ूबसूरत इंसान मोहतरम जनाब मार शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। आइए आज इनसे हल्की फुल्की गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफ़क़त साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम रोहेल अकबर साहब भी हैं जो इस वक्त आपके साथ ही बैठे हुए हैं। मैं आपसे आपकी कुछ इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और आपके काम के बारे में बहस करूँगा, इस्तफ़सार करूँगा, पूछना चाहूँगा कि आपने इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी, तालीम कैसे मुकम्मल की और ब्यूरोक्रेसी में कैसे आए। सबसे पहले तो शफ़क़त हुसैन साहब, मैं आपका और रोहेल साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ, बल्कि आपके ज़रिए से मैं नाज़रीन से और जो लोग मुझे तक इसको देख रहे हैं उनसे बात कर सकूं। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक देहाती इलाके से है। पीर महल एक जगह है, उसके कुर्ब में हमारा गांव है। तो मैं एक गांव के रहने वाला हूं। अब गांव के जो मसाइल होते हैं वो सारे हमने बचपन में देखे और उन मसाइल के होते हुए इब्तदाई तालीम का सिलसिला और मेरी जो तालीम और तरबियत है वो मेरे वालिदैन ने की। अब मैंने 1982 में मैट्रिक किया है। क्योंकि हमारा गांव जो था वो पीर महल कस्बे से कोई 1.5 मील के फासले पर था, लिहाजा मैंने मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर महल से किया है। हमारा गांव जो था वहाँ उस वक्त बिजली नहीं होती थी। मैं जब बीए में था तो उस वक्त बिजली आई है। ये 1986 की बात है, पहली दफ़ा। 1986 से पहले हमारे गांव में बिजली नहीं थी। अच्छा, एक छोटी सी सड़क थी जो कि बुनियादी तौर पे फैसलाबाद से बजरिया पीर महल मुल्तान जाती थी। 1 घंटे के बाद वहाँ एक ही ट्रांसपोर्ट थी जो न्याज बस थी, वो जाया करती थी। और या फिर तांगे और रेड़े जो थे वो सवारी थी। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के पास साइकिलें थी और जो लोग कदरे माली लिहाज से देहात में बेहतर थे उनके पास मोटरसाइकिल होता था। तो ये वो बुनियादी एक उस वक़्त के हालात थे जिसमें हमने आँख खोली, अपना बचपन के हालात देखे, बचपन देखा। फिर मैट्रिक के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिल हुआ। तो उस वक़्त पहली दफ़ा मुझे फैसलाबाद को देखने का मौका मिला। तो यहाँ से मैंने एफएससी की सबसे पहले। तो उसके बाद चूँकि मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ था तो फिर मैंने, मेरे वालिद साहब का ख्याल ये था कि अब आप सोशल साइंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी आर्ट्स रखें। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन की, बीए किया। बीए मैंने 1987 में फैसलाबाद में से किया। उस वक़्त के फैसलाबाद और आज के फैसलाबाद में बड़ा फ़र्क है। मुझे याद है उस वक़्त अच्छी तरह कि उस वक़्त फैसलाबाद के जो सिनेमे थे ना वो पंजाब में टॉप के सिनेमे समझे जाते थे। यानी नगीना सिनेमा था, बाबर सिनेमा था, संगीत था, बड़े मसलन आला लेवल के सिनेमे थे। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद जो तालीम थी, सबसे बेहतरीन तालीमी लिहाज से जो इदारा समझा जाता था वो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद था, जो यूनिवर्सिटी में, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। तो बीए के बाद करने के बाद मैं फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में चला गया और वहाँ से मैंने मास्टर किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा शफ़क़त साहब, आपने अभी फैसलाबाद का जिक्र किया, आपने पीर महल का जिक्र किया, तो अगरचे पाकिस्तान में मानचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को, लेकिन जैसा कि हम बाज़ाब्ता नहीं आम सी गुफ्तगू कर रहे थे तो कल्चर के हवाले से भी बात आई थी। आप बताएं कि आपके गांव का कल्चर कैसा था एज़ कम्पेयर टू फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी मेला मंडी मवेशियाँ लगा करती थी, जो नावल्टी पुल और जो इस वक्त मंडी क्वार्टर्स हैं वहाँ थी।
टी टाइप और नवल्टी पुल के दरमियान में बहुत बड़ा वसी और इस खिता था, वो कतई अराजी था। तो वहाँ को कल्चर के हवाले से हर साल लोगों को तफरीह तबाह का मौका मिलता था। तो अब वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी गुज़श्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने भी कल्चर डे मनाया है, अगरचे जिस एहतियात के साथ, जिस उसको इख्तिशाम के साथ उसको मनाने की तैयारियाँ की जा रही थी, वो तो खैर कोरोना की वजह से नहीं हो सका, लेकिन मकामी इत्मीनान है कि इस तरफ भी हुकूमत की तवज्जो है, पंजाब हुकूमत की। आप कैसा समझते हैं कि हमारा आजकल पंजाब का कल्चर जो है वो किस कदर डाउनफॉल का शिकार है, तनज़्ज़ुल का शिकार है, और इसमें क्या क्या होना चाहिए, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बुनियादी तौर पे देहातों में कल्चर जो नज़र आता था ना, वो आपको रसूमात में नज़र आता था, जिसमें शादी की रस्में होती थी। जो याद है अच्छी तरह कि शादी जो थी वो स्टार्ट होने से बहुत पहले शुरू हो जाती जी जी, ऐसे यानी पूरे 9 दिन या 10 दिन कम अज़ कम ढोल जो थे, वो ढोल शाम को ढोल पे झूमर वाले लोग आ जाए करते थे, और ये सिलसिला रात के 10-11 बजे तक रहता था। वो सारे उस गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे। जी जी। तो उनमें से अगर किसी की अच्छी आवाज़ होती थी तो वो दौड़े या माहिए या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ गाता था, और साथ ढोल वाला ढोल बजाता था। और उस पे झूमर जो थी, झूमर सबसे ज़्यादा मकबूल जो थी वो पंजाब की थी। या एक चीना होता था, चीना इन छंडीदा यार जो है वो एक काफ़ी बड़ी वैसे भी मशहूर है। तो ये पूरे 10 दिन तक मुतवातर ये चीज़ें चलती थीं। उसमें अजीज़ व अकारिब दूर दूर से आके उसमें शामिल होते थे। और जब शादी शुरू होती थी तो शादी में भी आपको पता ही है भंगड़ा जो है ये बड़ी अहम चीज़ थी। अच्छा, फिर रसूमात वही कि वहाँ के जो लोग होते थे वो शेयरिंग था, प्रोसेस शेयरिंग था कि जितने लोग थे वो बिलवास्ता या बिला वास्ता उस शादी की एक्टिविटी में शरीक होते थे। अच्छा, दूसरी रस्म जो थी मेरे नज़दीक ये जो इवन आपकी अमवात की है, यानी उसकी भी रसूमात जो है वो डेथ वाले दिन जो है वो सारे लोग सारे गांव में यानी रोटी नहीं पकती थी ता वक्ते के आपका दफन जो है वो किसी का जो मुतवफ़ी है उसकी तदफीन जब तक मुकम्मल नहीं होती थी घर में कहीं भी तंदूर या खाना नहीं पकता था। अच्छा, फिर जब वो पूरे 1.25 महीने तक लोग एक दूसरे को शेयर करते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे। फिर हुक्का जो कल्चर था कि एक जगह डेरे पे हुक्का चल रहा है तो जो सड़क से गुजरेगा वो आके बैठ जाएगा। अच्छा, अब कोई ना कोई डेरा ज़रूर होता था गांव में, एंड वो एक मीटिंग प्लेस थी जहाँ लोग बैठा करते। दूसरा जो कल्चर की इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी है वो मेले थे। हर देहात में कोई ना कोई साल में एक दफ़ा मेला लाजमी लगता था। अब मेला एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी जहाँ मसलन गाने वाले भी आते थे। गाने वाले में ये था कि फीमेल सिंगर्स भी होती थी, उसमें कवाल भी होते थे, थिएटर भी होते थे, ड्रामा भी होता था, कबड्डी कुश्ती होती थी, खेल, हर चीज़। अच्छा, फिर इसी तरह वो कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, मुख्तलिफ दुकानें होती थी। लिहाजा आप देखें कमर्शियली भी लोग मुस्तफ़ीद होते थे, म्यूज़िक से भी मुस्तफ़ीद होते थे। अच्छा, इसी तरह जो ये खेलें हैं वो परवान चढ़ रही होती थी, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, ये एक नर्सरी टाइप इदारे मान गए थे। अच्छा, कुत्ते की लड़ाई बड़ी मकबूल होती थी, मुझे उस वक्त याद है। अच्छा, ये जो बंदर लोग लेके आ रहे होते थे। अच्छा, ये सारे का सारा कल्चर था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि ये जो दहशत गर्दी आई है ना उसकी लहर जो उससे ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो गई, अवल तो हो ही नहीं रही। क्योंकि जब होती हैं तो जितने लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो ये समझते हुए कि खुदा ना करे कोई दहशत गर्दी का वाक़या ना आ जाए, अवल तो इजाज़त ही नहीं मिलती। अगर इजाज़त मिल भी जाए तो बड़े महदूद लेवल पे होती है। लिहाजा उस लेवल की जो एक्टिविटी है ना वो नहीं हुई। अच्छा, इसमें आप का बजान फरमाना बजाय है कि दहशत गर्दी का अंसर हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास लैंड की भी बहुत कमी है, क्योंकि किसी मेले के लिए एक वसी और अरीज़ कतई अराज़ी की ज़रूरत होती है। इस तनाज़ुर में कि वहाँ घोड़दौड़ भी हो रही है, निज़ाबाजी भी हो रही है, कबड्डी कुश्ती के मुकाबले भी हो रहे हैं, दहशत गर्दी का आंसर भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमतों की तवज्जुहात भी इस तरफ कम रही हैं। गुर्बत का आंसर भी इसमें आप समझते हैं कि ये एलिमेंट भी है, दोनों एलिमेंट्स। पहली बात तो ये है जो ज़मीन आपने बताई है ना, बहरहाल एक मेले की हद तक देहातों में तो इतनी जगह होती है और अब भी है, नो डाउट कि वो पुरानी जो ज़मीनें खाली पड़ी होती थी वो नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद मेले की ज़मीन जो रिक्वायर्ड है ना, मतलूबा, उसकी गुंजाइश अब भी बाकी है। अच्छा, गुर्बत जो आप कह रहे हैं कि असल एक वक़्त था जब आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, जब आपको टेलीफोन का बिल नहीं देना पड़ता था, जब आपके बच्चों को या आपको डेली नहाना नहीं पड़ता था। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें थी जो आपके अखराजात को कंट्रोल करती थी। गरीब उस वक्त भी ज़्यादा थे, लोग उस वक्त ज़्यादा गरीब थे, आमदन कम होती थी। एक तो आपकी इनकम कम थी, लेकिन आप कंफर्टेबल इसलिए थे कि जो है ना ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, उसने आपका बड़ा भरम रखा हुआ था कम्युनिटी का, कि एक बंदा कमा रहा था, 10 उसी को खा रहे थे और वो कंफर्टेबल वक्त गुजार रहे थे। अब जब से मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर हुआ, नंबर 1। नंबर 2 है अर्बनाइजेशन। शहरों की जब हदूद बढ़ी है ना, तो एक तो देहात जो इर्द गिर्द नवा में देहात थे, वो सारे जो थे वो शहर का हिस्सा बन गए। अच्छा, जो दूर भी थे ना, वहाँ एक अर्बनाइजेशन के असरात हो गए। अच्छा, सड़कें बन गई, लोगों माली आसूदगी हुई है, लोगों के पास पैसे आए हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो साइकिल पर सवार था वो मोटरसाइकिल पे आ गए, जो मोटरसाइकिल पे था वो कार पे आ गए। लिहाजा पहले लोग एक दफ़ा जाते थे शहर में या कभी कभार जाते थे, अब एक ही दफ़ा में कई दफ़ा जाने शुरू हो गए। लिहाजा वो जो कल्चरल जो टर्न है, वो भी उसमें भी एक बिजनेस वाला एलिमेंट आ गया, कारोबार वाला एलिमेंट आ गया, मटेरियलिस्टिक अप्रोच डेवलप होने शुरू हो गई। इस वजह से आप देखें कि अब देहातों में भी वो पुराना कल्चर नहीं रह गया। देहाती के पास भी अब शायद वो वक्त नहीं है कि वो जाके 10-10 दिन जो है वो दोस्तों के पास दोस्ती को निभाने के लिए या ताल्लुक निभाने के लिए वो वहाँ रहेगा और उसकी खातर मदारत की जाएगी और वो जस्ट वो शेयरिंग हो रही होगी, खुशी और गमी के लम्हात जो हैं वो शेयर हो रहे होंगे। ये वो वक्त नहीं है। अब हालात जो हैं वो देहातों में भी बदले जा चुके हैं। अब वहाँ भी एक देहाती को बिजली का बिल भी हर देहाती को देना पड़ता है, हर देहाती को टेलीफोन का बिल भी देना पड़ता है, उसके 1500 आगे अखराजात बढ़ चुके हैं। फिर पॉपुलेशन, जब आप देखें ना, जब शुरू में पॉपुलेशन को कम करने की बात की गई तो उस वक्त हमारे जो मोस्टली लोग थे उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो गलत है, कुछ ने कहा ये मजहब के खिलाफ है, कुछ ने कहा ये गलत है। अच्छा, उस वक्त लोग भी जज्बाती हो गए और उन्होंने इस पर तवज्जो न दी, लेकिन अब एक वक्त आया कि उसका इम्पैक्ट आया है। शफकत साहब, दाखिली इंतजामी एतबार से आप माशाल्लाह पंजाब की एक इंतहाई अहम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट में। तो इसकी रिकग्निशन के बारे में बताएं कि कैसा लगता है पंजाब की 42 जिलों के आप राय रास्त इंचार्ज हैं और भी पंजाब के एक ही वक्त में चलने वाले 3 दर्जन से ज़ायद इदारे आपके मातहत हैं, कैसा लगता है? असल जो है ना ये, और मेरा अगला सवाल इससे पैरेलल कि आप जेलों की इस्लाहात के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? एक पहले जो आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा है कि आपने कहा है कि रिकग्निशन जेलें आपके अंडर हैं, रिकग्निशन है। मैं समझता हूँ कि मामला रिकग्निशन का नहीं है। मामला ये है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट, मेरे ज़िम्मे एक ख़ास किस्म की ड्यूटी है। अब बहैसियत अफसर या मुलाजिम कामयाब कौन होता है? जो उसके जो ज़िम्मे काम है, क्या वो काम के तकाजे पूरे करता है? डिवोशन है। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसको जैसा भी लगे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप बहरहाल पब्लिक सर्वेंट हैं। जजमेंट जो है दैट इज़ विद द पब्लिक। पब्लिक में आपके बारे में कहना है कि आपको कैसा लग रहा है। आप तो जाहिर है आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास अच्छा दफ्तर भी है, आपके पास दोस्त अहबाब भी हैं, लोगों में भी आप जब तारुफ करवाते हैं तो लोग आपकी कदर करते हैं। ये है एक तरफ से, यानी ये आप बेनिफिट गेन कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अब चीज़ें रेसिप्रोकेट कर रही होती हैं, ये वो चीज़ें जो आप हासिल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आप क्या दे रहे हैं माशरे को, आप क्या दे रहे हैं आवाम को। अच्छा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा अपना ये ख्याल है कि 1947 से अब तक, या खुसूसन जब मेरे 25-26 साल नौकरी में मैंने देखा है कि कोई भी अफसर सिवाय चंदे, बाकी हर बंदा जो है अपनी नौइयत की मेहनत कर रहा होता है। मैं मजमूई तौर पे बात करता हूँ, मैं को किसी एक के हवाले से या चंद लोगों के हवाले से बात, हमेशा बात मजमूई की जाती है। यानी अफसर बड़ा ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन शायद पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है,
या हमारे मसाइल बढ़ गए हैं कि उस जो आपकी सर्विसेज है बैसियर गवर्नमेंट अफसर, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए सोसाइटी पे या लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उस अंदाज से लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इसमें अपने काम की मुनासिब सतह पर तशहीर का ना होना भी शामिल है। असल जो सरकारी अफसर है ना, लीगली वो अपनी तशहीर कर भी नहीं सकते। नहीं, काम की मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, असल आपने लफ्ज़ जो तशहीर है ना, तशहीर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैर मौजूद असल है कि काम का इम्पैक्ट आना। यानी मैंने एक काम किया, वो उसके जितने बेनिफिशियरी ज्यादा होंगे ना तो उसका इम्पैक्ट आएगा, अगर उसके बेनिफिशियरी नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे करने का मकसद था कि अखबारात में ये जो कारकर्दगी होती है इसका नाम छपना। अच्छा, ये जो बात आपने अभी की है ना, असल जब से एक मीडिया एक्टिविज्म शुरू हुआ है ना, उसके बाद सबसे बेहतर जो जरिया है कम्युनिकेशन का या इम्पैक्ट क्रिएट करने का, वो बहरहाल मीडिया है। अच्छा, मीडिया के जरिए से अगर जो है वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, क्योंकि अफसर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं। देखिए, इम्पैक्ट आता है गवर्नमेंट का, अफसर गवर्नमेंट के फंक्शनरीज। अगर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है कि अफसर काम कर रहे हैं। अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है काम नहीं हो रहा। अच्छा, अगर काम नहीं हो रहा तो चूंकि मशीनरी के जो पुर्जे हैं वो बहरहाल सरकारी अफसर। मैं समझता हूँ कि हर दौर में अफसरों ने काम किया है और हर गवर्नमेंट ने अपने अपने अंदाज से कोई ना कोई कंट्रीब्यूट लाजमी किया है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि रातों रात जो है सारे के सारे मसाइल वसाइल में बदल जाए। बात तदरीज चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और जिस तरह के अब 1947 से आज का अगर कंपेरिजन किया जाए, अब 1947 में आपने जब मुल्क को स्टार्ट किया है तो आपके जीरो बजट है, यानी जीरो बजट से चलने वाला जो मुल्क है इस वक्त अगर देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पे अगर आप देखें तो ओवरऑल लोगों की मुआशी हालत इतनी कोई नागुफ्ता बे नहीं है। मैं समझता हूँ बेहतर है। बाकी किसी भी मुआशरे में, इवन आप यूरोप में चले जाएं, आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, मैं नहीं समझता कि वहाँ के सारे लोगों की एक ही जैसी माली हालत हो। कंपैरिजन होता है, कोई बेहतर हालत में होता है, कोई उससे कम हालत में होता है, कोई उससे कम हालत में होता है। पाकिस्तान में भी अगर 47 के लिहाज से देखा जाए तो लोगों की इस वक्त मुआशी हालत बहुत बेहतर है। हाँ, अब मायूसी क्यों, गैर यकीनी सूरत हाल क्यों? उसकी एक वजह यह भी है कि जब मुझे इनफरादी सतह पे मैं एक मुल्क से बेनिफिट करता हूँ ना, तो फिर मुल्क ने भी मुझसे बेनिफिट करना है। वो है टैक्सेशन का निज़ाम, वो है काइंड की शक्ल में मेरा कोई ना कोई आउटपुट या सर्विस जो है, रोल है जो मैं मुल्क की तामीर और तरक्की में मैंने अपना किरदार अदा करना है। अब बदकिस्मती ये हुई है कि इनिशियल सालों में तो जाहिर है दरगुजर किया गया, चूंकि लोगों को एक ग्रोथ के लिए वक्त दिया गया और मोहलत दी गई और चांस प्रोवाइड किया गया कि लोग जो हैं वो अपनी तरक्की के लिए हाथ पांव मार लें। अच्छा, वो तो ठीक था, लेकिन फिर इनको चाहिए ये था कि गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें इन लोगों को नेटवर्क में लाना चाहिए था, ये टैक्सेशन नेटवर्क में, जो कि हमारे यहाँ मिसिंग लिंक है। और उसके बाद ये नहीं हो सका। अब देखें, जब भी आप किसी से टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन 100% कोई भी विलिंगली नहीं दे रहा, सिवाय ये कि जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों से कट जाता है। बाकी इदारों की मिली भगत से टैक्सेशन की असेसमेंट जो है वो प्रॉपर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हो ही नहीं रही। अगर हो रही है तो बहुत ना होने के बराबर हो रही है। अच्छा, जबकि लोग तवक्कुआत जो रखते हैं वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा रखते हैं। जेलों के हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं? जेलों के हवाले से है कि जब पाकिस्तान बना था ना तो उस वक्त 19 जेलें थी। अच्छा, इस वक्त जो है ना 43 जेलें हैं। अच्छा, उस वक्त मोस्टली जो जेलें थी वो कच्ची थी। अब आप अगर पूरे पंजाब की जेलों का जाके कभी विजिट करें तो मैं नहीं समझता आपको कोई एक भी जेल जो है वो कच्ची नजर आए। और उसमें बुनियादी सहूलियात जो है जेलों में हर किस्म की मौजूद है। यानी गर्मी में आपको ठंडा पानी, अच्छा इवन अक्सर जो बैरिक्स हैं उनमें एयर कूलर लगे हुए हैं, पंखे तो 100% लगे हुए हैं, बल्कि ज्यादातर में एयर कूलर भी लगे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह वो जो है उनके रहने का बंदोबस्त हर अटैच्ड बात है उस बैरिक के साथ। अच्छा, बाहर का जो माहौल है वहाँ बाकायदा प्लांटेशन हुई है, उनकी खेलों का भी बंदोबस्त है, असीरान का जो है। अच्छा, खाना जो है, खाना उनका 3 टाइम का खाना है,
और उसका जो मेन्यू है वो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पंजाब के मुतवस्त तबके हैं और उसके एक घर के जो बराबर जो भी खाना पकता है उसके बराबर खाना है। अच्छा, इसी तरह कंप्लेंट सिस्टम जो है वो बड़ा, अब हर जेल के बाहर अगर आप देखें तो बकायदा उसके फ़ोन नंबर लगे होते हैं और वो सेंट्रली कंट्रोल रूम जो है वो लिंक्ड है आईजी ऑफिस से। अगर कोई बंदा आईजी जेल खाना जात आईजी जेल खाना जात से अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उस पे फौरी कार्रवाई होती है। हाँ, अलबत्ता ये जो है ना, कुछ मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हर चीज़ ही दुरुस्त है, कुछ शिकायतें भी हैं जिसमें शिकायतें ये है कि अमला एक्सप्लॉयटेशन करता है, अमला बाज लोगों पे पैसे लेता है, तंग करता है। अच्छा, इसकी मैंने इस पे बड़ा माइंड अप्लाई किया। इसकी एक वजह ये भी है चूंकि नो डाउट ये असीरान है, लेकिन बहरहाल ये क्रिमिनल्स है। अच्छा, क्रिमिनल्स की भी एक अपनी मेंटेलिटी होती है, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो वहाँ बलवा कर देते हैं, वो वहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में। अच्छा, वो वहाँ बाज़ ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो वो हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्ट्रक्चर है, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बुरी। अभी रिसेंटली जो मैं बात मुकम्मल कर, रिसेंटली अब हर जेल में पीसीओ का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और हर जेल का जो असीर है, कैदी है, उसको फैसिलिटी हासिल है कि वो उस पीसीओ की फैसिलिटी अवेल करके वो अपने लवाहिकीन से बात कर सकता है। एक और गवर्नमेंट ने जो है वो किया है, फैमिली रूम्स का इनकाद कर दिया है कि जो ये तो शफकत साहब माजरत के साथ हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं कि असीरान के साथ उनकी फैमिलीज का इंट्रैक्शन करवाया जाएगा, बतौर ख़ास उनकी बीवियाँ जो हैं उनको कोई ख़ास मुद्दत तक 1 या 2 रात क़याम। अच्छा, इसका जो आप फरमा रहे हैं, अभी हुआ ये है कि अब इमारतें मुकम्मल हो गई हैं 9 जेलों में, और उसके साथ हुआ ये है कि अब वहाँ फैसिलिटी मौजूद है। सिर्फ जो बंदा है जो ये ख्वाहिशमंद हो, वो डीसी को उसने दरखास्त नहीं होती या सुपरडेंट जेल को, वो सिर्फ निकाह नामा उसने दिखाना है, साबित करना है कि उसकी बीवी, तो 3 दिन के लिए उसको इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन ये अब इनिशियल स्टेज पे है। हज़ारों की तादाद में कैदी मौजूद है, आप इस तरीक़ाकार को मैनेज किस तरह कर पाएंगे? ये नंबर एक तो ये है एक के बाद दूसरे का नंबर, तीसरे की बारी, हाँ, इस तरह कैदियों से मिलने का उनका इंतजार लाइन में लग जाए। इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि हर जेल में कैपेसिटी कितनी है। देखिए, कैपेसिटी के इस वक्त कोट लखपत जेल में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, जहाँ तक हमें बताया गया, आईजी से भी साहब से भी मिलते रहते हैं, शायद से भी साहब से, कि 4 से 5 हज़ार वहाँ बंद हैं। तो इस तादाद में आप उतने ही रूम्स आपको बनाने पड़ेंगे जनाब। देखिए, वही बात ये है ना कि भैया वक्त सारों को तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि बात जो है ना ऐसी करनी चाहिए जो काबिल अमल हो। काबिल अमल बात ये है कि मरहलावार होता है। अच्छा, ना ही ये सारियों की फैमिलियां अफोर्ड करती हैं भैया के वक्त सारे ही आ जाएं, तो जाहिर है ये मरहलावार होगा। मसलन जिस तरह अगर 20 कमरे हैं तो 20-20 की शक्ल में आप फैसिलिटेशन होगी, तो ये तभी मुमकिन है। बाकी ये वहाँ एक बात तो बड़ी सादा सी और वाज़ेह है कि बहरहाल ये जेल है, यहाँ घर तो नहीं बन सकते, ये तो एक फैसिलिटी अवेल करने वाली बात है। अच्छा, वो फैसिलिटी आपने दी है वो इस हिसाब से है कि आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। आज 20 को, चंद दिन बाद दूसरे 20 को। अच्छा, जेलों में होने वाली और बुराइयां जो कैदी ख़वातीन के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, इस तरह के वाक़यात अक्सर अखबारात में छपते हैं, इस पे आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहिए? मुझे वैसे 2 महीने हो गए, इससे पहले भी बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट मैं जेलों से वाबस्ता रहा हूँ। देखिए, इम्कानात को दुरादा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई रूटीन नहीं है। एक आध वाक़या अगर कुछ 6 महीने, 2 साल, 5 साल बाद हुआ हो, यानी मैंने अपनी नौकरी में, मुझे याद है 5 साल में जुडिशल मजिस्ट्रेट ना हूँ, मैं बाकायदा जेलों के साथ मेरा मुसलसल रब्ता रहा है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने कोई वाक़या मुझे आपने बात बताई थी कि मैं एक 100 से ज़ायद मुजरिमान को फांसी देते हुए देखी है और मैं उस वक्त मौजूद होता था। तो ये बड़ा दिक्कत आमेज़ मंजर होता है किसी को मौत की सज़ा दे देना। आप इस अमल को कैसा समझते हैं? देखिए, मैं जब मजिस्ट्रेट था ना, तो उस वक्त मेरी ड्यूटी होती थी कि जो एग्जीक्यूशन होती थी, फांसियाँ, तो मजिस्ट्रेट ने सुपरवाइज़ करना होता था और वसीयत लिखनी होती थी
इस बंदे को फांसी दी जा रही होती है। यकीनन जैसे आपने फरमाया ये खौफनाक है और दिलगुदाज सीन भी है। बल्कि मैंने तो अभी मुझे याद है कि जब वो वक्त होता था तो ऐसे लग रहा होता था जैसे फिजा में पूरा एक सकूत की कैफियत तारी हो जाती थी। इवन परिंदे भी लग रहा होता था जैसे अभी चहचहाना बंद हो गए या, हालांकि ये सुबह का वक्त होता है बाद नमाज फजर, उस वक्त पूरा जो फितरत है उसकी एक अपनी एक्टिविटी होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, लोग जो हैं वो हशाश बशाश होते हैं। लेकिन उस दिन जो जेल का समा होता है ना वो बड़ा हिक्कत आमेज होता है। अच्छा, कैदी जिसे फांसी दी जा रही होती है या मुजरिम, उसके तासरात क्या होते हैं? ये वेरी कर रहा होता है, मुख्तलिफ होता है। बाज लोग तो पशेमान होते हैं कि यार ये उस वक्त जज्बातियत में ऐसा हो गया। कुछ लोग लवाहिकीन को याद करके इवन आबदीदा भी हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाकायदा शद्दोमत से कह रहे होते हैं कि कोई नहीं जी, जो खुदा को मंजूर था वो हो गया है। अच्छा, दिलेर नजर आ रहे होते हैं जैसे हौसले में होते हैं। तो लिहाजा ये वैरायटी है, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं। हाँ होते हैं। जो मसलन मैंने एक दफ़ा एक बंदे को कहा, वो हालांकि उसने कज़न को कत्ल किया था, तो मैंने उसको कहा कि मेरा ख्याल है कि बंदा कितना भूल में पड़ जाता है कि भाई को मर्डर कर देता है। तो उसने आगे रिएक्ट किया, उसने कहा जी कज़न जो है वो भाई नहीं होता, वो शरीक होता है, और शरीका पंजाब पालना जो है ये पंजाब में होता है। तो मैंने कोई इस पे मुझे तासुफ नहीं या मुझे अफसोस नहीं। अच्छा शफकत साहब, एक और सवाल है कि जेलों में जेलें नहीं हैं, वो जुराइम की आमाजगाह है, आपका तासुर क्या है? देखिए, अमूमी तौर पे जो मुआशरे में तो ऐसा ही है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये पुराने नैरेटिव हैं जो चल रहे हैं साल से। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब वहाँ बाकायदा रिलीजियस टीचर है, तालीम दे रहा होता है, टैप्टा की तरबियत दी उसकी अपनी तालीम कितनी होती है? उसकी तारीफार वो तहसील होता है, वो मुंशी फाजिल या किसी मदरसे से कुरान पाक नाजरा भी पढ़ाता है, हिफ्ज़ भी करवाता है, और वो बाज़ औक़ात मजहबी ये जो इब्तदाई तालीम है वो भी उनको दे रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए से बाकायदा ये जो मैट्रिक और एमए तक की तालीम दिलवाई जाती है। जी, शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक़ साहब, न्यूज़ लाइन इंटरनेशनल और क्वींस टीवी नेटवर्क की तरफ से मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ी काम की बातें बताई। मैं भी आपका और रोहेल साहब दोनों को मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।